हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th जियोग्राफी सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको नाम से पता चला है, चैप्टर 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है आपको ब्रॉड आइडिया देगा और फिजियोग्राफी उसके अंदर की बातें बताएगा। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस इंडिया स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी के बारे में जानना रहेगा। हम अगर किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के स्ट्रक्चर या फिजियोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा। हमारी अर्थ जो है वो 460 वर्ष पुरानी है और इस 460 मिलियन वर्ष पुराने होने की वजह से इसे बहुत सारे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस ने काम किया, जिसकी वजह से इसकी सरफेस में कई सारे चेंजेस आ गए। इंडोजेनिक वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर से जनरेट हुए और एक्सोजेनिक वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के बाहर से जनरेट हुए। अब अगर हम इंडिया के स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंडिया के निर्माण के बारे में जानना पड़ेगा। और अगर हम इंडिया के निर्माण के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा प्लेट टेक्टोन्स के बारे में। लेकिन अगर हम प्लेट टेक्टोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अर्थ के 3 लेयर्स के बारे में जानना पड़ेगा। अर्थ बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर जो होता है इसका सबसे इनर पोर्शन होता है, उसके बाद जो पोर्शन आता है उसे मेंटल बोलते हैं। जो थर्ड जो होता है, जो सबसे पतली लेयर होती है, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। तो ये जो हमारा मेन फोकस इस सबसे लास्ट वाले लेयर मतलब क्रस्ट पे रहेगा। क्रस्ट बेसिकली जो है वो 7 मेजर प्लेट्स और उसके अलावा कुछ बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट से मिलकर के बना है। अभी 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई पैसिफिक प्लेट, दूसरी हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तीसरी हो गई यूरेशियन प्लेट, चौथी हो गई अफ्रीकन प्लेट, पांचवी हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट, छठवीं हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवीं हो गई अंटार्कटिक प्लेट। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो अपनी इस इंडियन प्लेट पे रहेगा, क्योंकि हम इंडिया के स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम टेक्टोनिक्स प्लेट्स की बात करें तो टेक्टोनिक्स प्लेट अंदर की प्लेट्स हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें दिखाई क्या देता है? हमें दिखाई देता है ओशियन और ये लैंड मास। जो लैंड मास आपको अभी इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये पहले इस तरह का नहीं था। 225 मिलियन साल पहले ये एक बड़ा लैंड मास हुआ करता था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। 150 साल पहले ये बड़ा लैंड मास छोटे छोटे लैंड मासेस में 2 बड़े बड़े लैंड मासेस में डिवाइड हो गया, जिसे हम लॉरिसिया और गोंडवाना के नाम से जानते हैं। फर्दर 100 मिलियन साल पहले और कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उन्हीं पार्ट का एक हिस्सा था हमारा इंडिया। ये इंडिया नॉर्थ में मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया। यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से ही ज्वाइंट पे हिमालय और कई सारे प्लेट्यूज बने। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो अपने इंडिया का निर्माण करने वाली प्लेट पे है। और इंडिया का निर्माण कौन सी प्लेट ने किया? इंडियन प्लेट ने किया। लेकिन इस इंडियन प्लेट की खास बात क्या है? इस इंडियन प्लेट की खास बात यह है कि अभी भी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे हिमालय की जो हाइट है वो अभी बढ़ती जा रही है। हम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के जियोलॉजिकल रीजन्स के बारे में बात करें तो हम इंडिया को मेनली 3 जियोलॉजिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा हो गया द हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स और तीसरा हो गया इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर हम इसे मैप पे देखना चाहें तो ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हो गया हिमालयन माउंटेन रीजन और ये हो गया नदन प्लेन। इस तरह से हम इंडिया को 3 जियोलॉजिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। अगर हम इस पेनिनसुलर ब्लॉक की नदन बाउंड्री के बारे में बात करें तो नदन बाउंड्री कच्छ से स्टार्ट होकर के इधर अरावली हिल्स होते हुए इधर गंगा यमुना के पैरेलल होते हुए इधर राजमहल हिल्स तक जाती है। लेकिन फर्दर एक्सटेंड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इस रीजन में मालदा फॉल्ट आ जाता है। मालदा फॉल्ट क्यों आया? मालदा फॉल्ट जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ फॉल्ट आया, जिसकी वजह से इसका फर्दर एक्सटेंशन यहाँ पे रुक गया और ये हमें इसका एक्सटेंशन इधर दिखाई देता है मेघालय प्लेट्यू में।
सेम थिंग रिटन इन स्लाइड। इस पेनिनसुलर ब्लॉक की खास बात क्या है कि हमेशा से ही ये एक रीड ब्लॉक के रूप में स्टैंड करता रहा है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट रहा है। हालांकि अब इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों अलग अलग माने जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इन दोनों को एक ही माना जाता था, तो ये इसी का पार्ट रहा है। इसके अलावा अगर हम पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करें तो ये कई सारे छोटे छोटे हिल्स से मिलकर के बना है। वो कौन कौन से हिल्स हैं? अरावली हिल्स है, नल्लामाला हिल्स है, जावड़ी हिल्स है, वेलिकोंडा हिल्स है, पालकोंडा रेंज है। और हम इन्हें मैप में देखना चाहें तो ये आपको अरावली हिल्स जो है राजस्थान यूपी के बीच में दिखाई देगी। वहीं अगर हम जावड़ी हिल्स की बात करें तो आपको तमिलनाडु में दिखाई देगी, और नल्लामाला हिल रेंज की बात करें तो वो आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देगी। हालांकि अभी आंध्रा और तेलंगाना दो स्टेट में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से हमने पेनिनसुलर ब्लॉक टॉपिक कवर कर लिया। अब हम दूसरे टॉपिक, दूसरे जियोलॉजिकल रीजन हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसकी हाइट अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस हाइट के बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है कि यंग है। यंग क्यों है? क्योंकि अभी भी ये ग्रो कर रहा है। इसके अलावा चूँकि लगातार ग्रो कर रहा है तो वीक और फ्लेक्सिबल भी है। इसके ऊपर अभी कई सारे एक्सोनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। स्ट्रक्चर की वजह से कई सारे फोल्ड और थ्रस्ट प्लेन्स का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इस हिमालयन और पेनिनसुलर माउंटेन रीजन की बात करें तो यहाँ कई सारे जॉर्ज वी-शेप्ड वैली, रैपिड वाटरफॉल्स इत्यादि पाए जाते हैं। अगर हम फॉल्ट की बात करें तो ये माउंटेन्स के ऊपर एक उठा हुआ रीजन होता है जो जनरली वाटर डिवाइड का काम करता है। वाटर डिवाइड क्या होता है? जो दो वाटर बॉडी को सेपरेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई उठा हुआ रीजन होगा तो एक नदी इधर को बह गई और एक नदी इधर की ओर बह गई, तो इस रीजन में, हिमालय रीजन में कई सारे आपको फोल्ड दिखाई देंगे जो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। अब हम तीसरे जियोलॉजिकल रीजन इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे आ चुके हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये प्लेन जो है तीन नदियों के एलुवियल डिपॉजिट की वजह से बना है। वो नदियां हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब चूँकि जब हम हिमालय के बारे में बात करते हैं तो हिमालय में कई सारे क्रेस्ट हैं, लेकिन उन क्रेस्ट के नीचे जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो बहुत एक गहरा डिप्रेशन बन गया था। तो जब ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ नीचे आ रही थी तो इन्होंने इस डिप्रेशन को फिल किया। ये डिप्रेशन तकरीबन 1000 से 2000 मीटर तक गहरा था। तो ये जो डिप्रेशन इन नदियों के सेडिमेंट्स के द्वारा फुलफिल किया गया। इस तरह से इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का निर्माण होता है। इन नदियों के सेडिमेंट के फुलफिलमेंट की वजह से डिप्रेशन जो 1000 से 2000 मीटर तक गहरा था वो फुलफिल कर दिया गया। अभी तक हमने स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया के एक ब्रॉड व्यू देखा है। अब हम फिजियोग्राफी में इसके अंदर के पार्ट और स्ट्रक्चरल प्रोसेस और स्टेज डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। बेसिकली अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें तो हम फिजियोग्राफी को इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। अगर हम इसे मैप में देखना चाहें तो दिस इज द हिमालयन रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। अब हम फिजियोग्राफी के पहले डिवीजन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को कंटेन करते हैं। इसके अलावा इस रीजन में हिमालय के तीनों रेंजेस पाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली जो रेंज होती है उसे हम ग्रेट हिमालय जानते हैं, सबसे ऊंची है। उसके अलावा दूसरी जो लेयर है उसे हम मिडिल हिमालय, जो ग्रेट हिमालय से थोड़ी सी नीचे है। उसके अलावा जो सबसे नीची रेंज है उसे हम शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। तो इस रीजन में तीनों रेंजेस पाई जाती हैं।
अगर हम इसके जनरल ओरिएंटेशन की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, इस तरह का कुछ ओरिएंटेशन हमें नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन माउंटेन्स का दिखाई देता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है, इस तरह की कुछ है। अगर हम मैप में देखें तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो इधर से ये रीजन शुरू होता है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट तो ये हो गया साउथ ईस्ट। तो इसी तरह कुछ हिमालयन माउंटेन्स का जो है ये ओरिएंटेशन है। इसके अलावा अगर हम दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन्स की बात करें तो दार्जिलिंग सिक्किम रीजन्स में क्या हो जाता है, हिमालयन माउंटेन्स का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह का कुछ सीधा है, इस तरह का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश रीजन में अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, इस तरह का कुछ ओरिएंटेशन है, इस तरह हिमालय जो कि इधर से ऐसे टर्न कर लिया है, तो इसका ओरिएंटेशन जो है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की ओर है। उसके अलावा अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम रीजन्स की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ है, इस तरह का कुछ है, इस तरह का ओरिएंटेशन एकदम स्ट्रेट ओरिएंटेशन है, हिमालय इधर से टर्न करके ऐसे आ जाते हैं इस तरह का। तो इसका जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ टू साउथ है। अभी जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, ये जो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक ईस्ट टू वेस्ट फैले हुए हैं। इसके अलावा इनकी विड्थ 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, मतलब कहीं 160 किलोमीटर इतने चौड़े हैं, उसके अलावा कहीं ये इनकी जो विड्थ है 400 किलोमीटर तक भी है। उसके अलावा हिमालय जो है, हिमालय ना केवल एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है बल्कि एक क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चर डिवाइड के रूप में काम करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हिमालय के इधर साइड अपना इंडिया है, हिमालय के साउथ साइड इंडिया है, हिमालय के नॉर्थ साइड चाइना है। अगर हम देखें तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लेकिन इंडिया में उसके कंपेरिजन में बर्फ़ बहुत कम ही पड़ती है। तो ये इसका क्लाइमेटिक डिवीज़न है। अगर उसके अलावा कल्चर डिवीज़न की बात करें तो चीन में दूसरे तरह का कल्चर है, वहीं अपने इंडिया में दूसरे तरह का कल्चर है। तो हिमालय जो है वो ना केवल फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है बल्कि क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चर डिवाइड के रूप में काम करता है। ड्रेनेज का मतलब है कि कई सारी नदियाँ हिमालय की वजह से अपने इंडिया की ओर आ गई, वरना हो सकता है वो चीन की ओर फ्लो कर जाती। अब हिमालयन माउंटेन्स जो हैं तो काफ़ी बड़े हैं, तो हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन रेंजेस को हमने 5 सब डिवीज़न में डिवाइड किया हो। 5 सब डिवीज़न कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया कश्मीर रीजन वाले को हम कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय बोल देते हैं। हिमाचल उत्तराखंड रीजन वाले को हम हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय बोल देते हैं। सिक्किम वाले हिमालयाज को हम सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय बोल देते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालय को हम अरुणाचल हिमालय बोल देते हैं। वहीं उसके अलावा जो बाद में माउंटेन्स हिल बच जाते हैं उसे हम ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं हम। अगर हम मैप में देखें तो ये रीजन हो गया कश्मीर हिमालयाज हो गया, ये रीजन हो गया हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज, ये रीजन हो गया दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज, ये रीजन जो हो गया ये हो गया अरुणाचल हिमालयाज, और रीजन जो हो गया ईस्टर्न हिमालयाज हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। ये बेसिकली किन किन रेंजेस से मिलकर बना है? ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीच पंजाब रेंजेस से मिलकर के बना है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर हिमालय के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या है कि इस रीजन में बर्फ गिरी रहती है और यहाँ बड़े बड़े कोई भी पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, यहाँ छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर हिमालय के ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंजेस के बीच स्थित है। इसके अलावा यहाँ 2 फेमस जगह भी हैं जैसे कश्मीर वैली और डल लेक। ये जो है ग्रेटर हिमालय जो पीर पंजाब रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है। कश्मीर हिमालयन रीजन में हमें 2 काफ़ी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर देखने मिलते हैं, बोलतोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम इंडिया का मैप देखें कश्मीर साइड में तो इस तरह का कुछ मैप है इंडिया का। ये वाला रीजन जो हो जाता है ये पीओके हो जाता है, और ये वाला रीजन जो हो जाता है ये हो जाता है अक्साई चीन। यहाँ बीच में है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो है पहले तो एक तो काफ़ी ऊंचाई पे है
तो मॉनिटरिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा अगर ये बीच में सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया छोड़ देगा तो चीन को पीओके के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस हिसाब से सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इस कश्मीर रीजन में जेफ्रॉन की भी खेती होती है। जेफ्रॉन क्या होता है? केसर होता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में इधर की जेफ्रॉन बोलते हैं, तो यहाँ की खेती भी होती है। इसके अलावा इस रीजन में कई सारे पासेस भी हैं, कुछ फेमस पासेस हैं जो जिला जो ग्रेटर हिमालयाज में है। उसके अलावा बनिहाल जो है पीर पंजाल रीजन में है, फोटूला हो गया जो जस्क रीजन में है, और खारदुंगला जो हो गया वो लद्दाख रेंज में है। ला मतलब होता है पास, लोकल लैंग्वेज ला मतलब होता है पास। ये देखिए अगर आप मैप पे देख रहे हैं तो ये हो गया बनिहाल पास और ये हो गया जो जिला पास। इसके अलावा इस कश्मीर हिमालयन रीजन में 2 फ्रेश वाटर लेक हैं, डबलबुल है। इसके अलावा 2 सॉल्ट वाटर लेक भी हैं, पेंगोंग सो सो मोरेरी। अगर हम इसे देखना चाहें तो ये हो गई डल लेक, ये हो गई वुलर लेक, ये दोनों फ्रेश वाटर लेक हैं। इसके अलावा ये हो गई पेंगोंग सो सो मोरेरी, ये जो हो गई सॉल्ट वाटर लेक हो गई। उसके अलावा इस रीजन में जितने वाटरफॉल या लेक्स हैं उनके लिए वाटर सोर्स का काम कौन सी नदी करती है? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी जो वाटर सोर्स का काम करते हैं। इसके अलावा इस रीजन में कई सारे तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे कि वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ केव हो गई और चिरारे शरीफ। वैष्णो देवी, अमरनाथ केव एंड चिरारे शरीफ। जितनी भी नदियाँ होती हैं जब वो काफ़ी ऊंचे स्थान से निकलती हैं तो जनरली काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहता है उनके पास, तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं। लेकिन जब वो काफ़ी आगे तक निकल आते हैं, जब वो प्लेन रीजन में आ जाती हैं तो जो कि उनका फ्लो कम हो जाता है, तो ऑब्स्टेकल अगर उनके सामने कुछ भी ऑब्स्टेकल आता है तो जनरली टेढ़े मेढ़े पाथ फॉलो कर लेती हैं, क्योंकि उस ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाती। इस वजह से इस तरह को स्ट्रक्चर बनाती हैं नदियाँ, टेढ़े मेढ़े इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मेंडर्स बोलते हैं। तो जनरली नदियाँ जहाँ से नदी निकलती है, स्टार्टिंग स्टेज को हमसे यूथ स्टेज बोलते हैं, लेकिन जब नदी काफ़ी आगे तक निकल जाती है तो उस स्टेज को हम जल्दी मैच्योर स्टेज बोलते हैं। तो नदियाँ जो ये टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर बनाती हैं ये तब बनाती हैं जब वो अपने मैच्योर स्टेज में होती हैं। लेकिन अगर हम झेलम नदी है जो कश्मीर वैली रीजन में है, ये जो है ये मेंडर्स जो बनाती है ये अपने यूथ स्टेज में बनाती है। मतलब जैसे कि पहाड़ से उतरी तभी ये टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाने लगी। जनरली ऐसा नदियाँ तब करते हैं जब वो अपने मैच्योर स्टेज में पहुंच जाते हैं। लेकिन झेलम नदी ऐसी है जो अपने यूथ स्टेज में ही मेंडर्स बनाती है। अगर हिमालयन रीजन के सब डिवीज़न की बात करें, दूसरा सब डिवीज़न है हिमाचलन उत्तराखंड हिमालयाज। ये रावी और काली रिवर के बीच में प्रेजेंट है। ये जो है रावी और काली रिवर के बीच का रीजन जो है उत्तराखंड और हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ जितने भी वाटरफॉल्स या लेक्स हैं उनके लिए वाटरफॉल्स का काम 2 नदियाँ करती है, इंडस और गंगा। इस रीजन में तीनों रेंजेस, हिमालय के तीनों रेंजेस मतलब ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रेंज, ये तीनों रेंजेस इस रीजन में पाई जाती हैं। अब क्या था, ब्रिटिशर्स जो आए थे वो ठंडे रीजन से आए थे, लेकिन इंडिया के नदर्न पार्ट की बात करें तो नदर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो हिमाचल उत्तराखंड एरियाज़ में ठंडी पड़ती है, क्योंकि इधर हिल एरियाज़ है तो इधर काफ़ी ठंडी पड़ती है। तो ब्रिटिशर्स ने हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय रीजन में कई सारे हिल स्टेशन बनाए। वो हिल स्टेशन कौन कौन से थे? वो हिल स्टेशन थे धर्मशाला, मसूरी, शिमला और कसौनी। ये हिल स्टेशन थे। अगर हम इन्हें मैप में देखना चाहें तो ये इमेज है, कसौनी हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, धर्मशाला तो क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है। ये पीछे आपको क्रिकेट स्टेडियम के जो हिल दिखाई देते हैं। अगर हिमाचल उत्तराखंड हिमालय की बात करें तो यहाँ जो है हिमालय के 3 रेंजेस हैं, उनमें ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो शिवालिक रेंज पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रीजन में दून से पाए जाते हैं। दून्स का होता है, दून्स बेसिकली वैलीज होते हैं। दो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे वैली बोलते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एरिया होता है उसे वैली बोलते हैं। तो यहाँ इस उत्तराखंड और हिमाचल एरियाज़ में कई सारे दून्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ दून्स कौन कौन से? चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून। लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा दून है वो है देहरादून। उत्तराखंड और हिमाचल रीजन ये जो लोकल ट्राइब है उसे हम भोटिया ट्राइब के नाम से जानते हैं। ये भोटिया ट्राइब इस तरह का कुछ ड्रेस पहनते हैं, ये भोटिया ट्राइब हो गए। ये जो भोटिया ट्राइब्स होते हैं ये गर्मी के रीजन में बोग्याल रीजन में चले जाते हैं। गर्मी के रीजन में बोग्याल रीजन में चले जाते हैं। अब बोग्याल रीजन क्या होता है? बोग्याल रीजन बेसिकली एक ऊंचाई पर स्थित ग्रास लैंड होता है
ये देखिए इस तरह कुछ रीजन होता है। जैसे मान लीजिए ठंडी के टाइम में यहाँ रहते हैं तो गर्मी के टाइम में यहाँ चले जाते हैं। जो घास वाला एरिया रहता है, घास वाले एरिया को ऐसे अपने कैटल से इन्वर्स ले जा सकते हैं। लेकिन इन ऊंचाई के एरिया में जैसे ठंडी आती है तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगती है, तो ठंडी के टाइम में फिर से नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा इस रीजन में वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। वैली ऑफ फ्लावर्स को 2002 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया था। इसके अलावा इस रीजन में कई सारे तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहब हो गया। हिंदुओं की आस्था के दिल से यहाँ 5 फेमस प्रयाग भी है। वो फेमस प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग हो गया, नंदा प्रयाग हो गया, कर्ना प्रयाग हो गया, रुद्रा प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से बनता है। नंदा प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से बनता है। अलकनंदा और पिंदर के मिलने से कर्ना प्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रा प्रयाग बनता है। वहीं देव प्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है। ये देखिए बुग्याल सीजन होता है। गर्मी के टाइम में जो भोटियाज ट्राइब्स होते हैं ये इन्हीं ऊपर आ जाते हैं, अपने कैंप वगैरह लगा करके यहीं रहते हैं। जो आप देख रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स है, जिसे 2002 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया था। हिमालयन माउंटेन्स का तीसरा जो सब डिवीज़न है वह है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो बेसिकली है नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच का जो रीजन है, उसी रीजन को दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय बोलते हैं। ये देखिए इधर ये हो गया नेपाल हिमालयाज और इधर ये हो गया भूटान हिमालयाज। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसे हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस रीजन में फास्ट फ्लोइंग रिवर तीस्ता भी है। अगर तीस्ता को हम देखना चाहें तो ये देखिए तीस्ता रिवर है जो सिक्किम से निकल करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय रीजन में भी यहाँ इनकी लोकल ट्राइब जिसे हम लेप्चा ट्राइब के नाम से जानते हैं। लेप्चा ट्राइब कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये लेप्चा ट्राइब हो गई, ये इस तरह कुछ ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, सर में ये कुछ मोर वगैरह के पंख वगैरह लगाते हैं, ये कुछ ड्रेस है। अब अगर हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करें तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की जो स्लोप है वो मॉडरेट है। जनरली अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो कुछ सीधे स्ट्रेट इस तरह काफ़ी ज़्यादा स्लोप है हिमालय रीजन की। लेकिन इस रीजन में दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयन रीजन में जो यहाँ की स्लोप है वो ऐसे ना होकर के एकदम मॉडरेट स्लोप है। इस मॉडरेट स्लोप का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और मॉडरेट स्लोप के साथ साथ यहाँ मॉडरेट रेनफॉल भी होती है, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ चाय की खेती करवाई। और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में जो हिमालय की तीसरी रेंज है, पहली रेंज हो गई ग्रेट हिमालय, दूसरी रेंज हो गई मिडिल हिमालय, तीसरी रेंज हो गई शिवालिक रेंज। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयन रीजन में जो शिवालिक रेंज है वो प्रेजेंट नहीं है। हिमालयन माउंटेन्स का जो चौथा सब डिवीजन है वो है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय जो है भूटान हिमालय के ईस्ट से लेकर दीपू पास ईस्ट तक फैला हुआ है। इधर भूटान हिमालय के ईस्ट से लेकर इधर दीपू पास तक ये फैला हुआ है। अगर हम इसके अलाइनमेंट की बात करें तो इस तरह कुछ इसका ओरिएंटेशन है, वो तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इसकी जो डायरेक्शन है अरुणाचल हिमालय की है। उसके अलावा यहाँ 2 फेमस पीक हैं, कांगटू और नामचा वर्मा। कांगटू और नामचा वर्मा 2 इम्पोर्टेंट पीक हैं। कांगटू एंड नामचा वर्मा ये इसके 2 इम्पोर्टेंट पीक हैं। इसके अलावा इस रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो है कामेंग है, सुवानसिरी हो गया, दिहांग है, दिबांग है और लोहित नदी हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चले तो यहाँ कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, जैसे कि मोनपा हो गया, अबोर हो गया, मेस्पी हो गया, नैसी हो गया, नागाज हो गए, ये यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी हैं। उसके अलावा ये झूमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कल्टीवेशन की प्रैक्टिस होती है जिसे झूमिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। बेसिकली अगर हम झूमिंग की बात करें तो झूमिंग जो होता है स्लेश एंड बर्न होता है। मतलब पहले खेती करते हैं, फिर काटते हैं, फिर उस एरिया जला देते हैं। खेती करते हैं, कट करते हैं, फिर जला देते हैं। तो जब जलाने के बाद उस एरिया में ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक खेती नहीं करते हैं। उसके बाद जब वो फिर से एरिया फर्टाइल हो जाता है तब वहाँ खेती करते हैं। इसी को हम झूमिंग प्रैक्टिस बोलते हैं।
हिमालयन माउंटेन्स का जो सबसे लास्ट सब डिवीज़न है वो है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अगर हम इसके अलाइनमेंट की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ है, इस तरह का कुछ है, नॉर्थ टू साउथ। इसके अलावा इसे कई लोकल नाम से भी जाना जाता है। जैसे नॉर्थ में बात करें, नॉर्थ में से पटाकी बूम, नागा हिल, मणिपुर हिल्स इसके नाम से जाना जाता है। वहीं साउथ में इसे मिजो हिल्स या रसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये भी सेम जूमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, स्लैश एंड बर्न। उसके अलावा इसे जो बरक जो है ये इधर की इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिजोरम के बीच में। ये देखिए एक बरक रिवर इधर से आती हुई और इधर आकर फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। बरक रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके अलावा रीजन में जो है लोकटक लेक भी है। लोकटक लेक के चारों ओर माउंटेन ही, पूरे चारों ओर से माउंटेन से सराउंडेड है। लोकटक लेक को हम इमेज में देखें तो ये लोकटक लेक में इस तरह कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर ऊपर से देखें तो इस तरह का ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन लोकटक लेक के चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। मिजोरम को जो है हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। मोलासिस बेसिन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एरिया जो है अनकल्चरेटेड डिपॉजिट से मिलकर के बना है। इस तरह से हमने हिमालयन माउंटेन रीजन वाला एरिया कवर कर लिया। उसके बाद हम दूसरे रीजन में आते हैं, दूसरे फिजियोग्राफिक रीजन में आते हैं, नदर्न प्लेन्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि नदर्न प्लेन्स बेसिकली तीन नदियों के अलुवियल डिपॉजिट से मिलकर के बनाया गया है। वो कौन कौन सी तीन नदियाँ हैं? इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। अभी जो प्लेन है इसे बेसिकली तीन मेन रीजन से डिवाइड कर सकता है, भाबर, तराई और अलुवियल प्लेन्स। अलुवियल प्लेन्स को फर्दर खादर और बंगर दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। ये देखिए जब नदी ऊपर से बहती है जो स्टार्टिंग में तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो जब होता है तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर ला लेती है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर के साथ बहा ले सकती है। उस रीजन को क्या बोलते हैं? भाबर रीजन बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे नदी नीचे उतरती है तो उसका फ्लो धीरे धीरे कम होता है, तो उतने बड़े पत्थर ले जा सकती है, लेकिन उससे कुछ छोटे छोटे पत्थर ले जा सकते हैं। उस रीजन को हम तराई रीजन बोलते हैं, जैसे कि स्वाम्पी और मार्सी रीजन होता है। इसके अलावा फर्दर आगे बात करें तो फिर वो इस इतने बड़े पत्थर जाकर नहीं ले सकती, वो छोटे छोटे माइन्यूट से कंकड़ ले सकती है। और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? खादर और भंगर। भंगर क्या होते हैं? भंगर पुराने पत्थर होते हैं, लेकिन खादर जो होते हैं नए पत्थर होते हैं जो नदी के साथ बार बार बहा कर ले जाते रहते हैं। अगर हम भाबर की बात करें तो नैरो बेल्ट होता है जो 8 से 10 किलोमीटर तक शिवालिक रेंज के पैरेलल में फैले होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? ये जो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स अपने साथ बहा कर लाते हैं नदी, तो कभी कभी क्या होता है कि नदी इन रॉक्स, इन पत्थरों के नीचे से बहने लगते हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर हो गए, इन पत्थरों के नीचे से नदी बहने लगती है, तो नदी कहीं कहीं दिखती नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि नदी इस जोन में डिसअपियर हो जाती है। भाबर के अगर हम साउथ में बात करें तो तराई बेल्ट पाया जाता है। तराई बेल्ट जो अप्रॉक्सिमेटली 10 से 20 किलोमीटर तक इसकी विड्थ होती है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्शल स्वाम्पी रीजन होता है। और अगर तराई रीजन के साउथ में बात करें, तराई रीजन के साउथ में भांगर और खादर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। भांगा जो होता है वो ओल्ड डिपॉजिट होता है, वही खादर जो होता है न्यू डिपॉजिट होता है। इसके अलावा इस नदर्न प्लेन्स रीजन के कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि सैंड पार्स हो गया, मेंडर्स हो गया, ऑक्सबो लेक्स हो गया, ब्रेडेड चैनल हो गया। ये देखिए ये सैंड बार हो गया, ऐसे नदी बह रही है, नदी अपने बीच में एक बार टाइप का, डंडे टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जो सैंड से मिलकर बना हुआ है, बालू से मिलकर बना हुआ है, हम सैंड बार बोलते हैं। वहीं अगर हम मेंडर की बात करें तो मेंडर जो नदी के द्वारा बनाया जाता है। नदी जब अपने मैच्योर स्टेज में पहुँच जाती है तो उसका फ्लो कम हो जाता है, तो नदी ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर सकती, तो टेढ़े में रास्ते बनाकर चलती है। इस तरह के रास्ते बना के चलते हैं, जिसे मेंडर बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारी नदी इस तरह का लहरा करके चल रही है, क्योंकि फ्लो कम हो जाता है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो नदी के पास काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, तो नदी के पास जब पानी आ जाता है तो नदी का फ्लो बढ़ जाता है, तो नदी फिर ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकती है। तो ये वाला पाथ फॉलो करने के बजाय नदी इसी पाथ को फॉलो करके ऑब्स्टेकल क्रॉस करके निकल जाती है। तो ये जो पहले वाला रीजन था ये मेन नदी के फ्लो से अलग हो जाता है, तो ये जो रीजन हो जाता है यही ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ये जो इसकी वजह से जो सेपरेटेड पोर्शन जो वाटर बॉडी बनती है इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा नदी बहती रहती है, नदी बीच बीच में कई सारे टापूज बनाए रखती है, कई सारे डेल्टा छोटे छोटे टापूज बनाए रखती है। इसकी वजह से नदी कई सारे चैनल को फॉलो करते हैं, इसे ब्रेडेड चैनल बोलते हैं।
नदन प्लेन्स में कई सारे नदियाँ बहते हैं, वो कई सारे वेल नोन डेल्टाज बनाते हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टाज हो गया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली रीजन जो है वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड तो वाटर बॉडी को सेपरेट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हिल रीजन में एक ऐसे उठा हुआ रीजन हो गया, इसके इधर दूसरी वाटर बॉडी जा रही है, इसकी दूसरी वाटर बॉडी जा रही है। तो जो हरियाणा और दिल्ली का रीजन होता है ये इंडस और गंगा रिवर के लिए वाटर डिवाइड का काम करता है। मतलब इस हरियाणा और दिल्ली रीजन से इंडस नदी इधर को चली जाती है कश्मीर और फाइंड पाकिस्तान कर, वहीं इस रीजन से ही गंगा नदी इधर नॉर्थ साइड में चली जाती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो धोबरी से 98 टन ले लेती है। हमने फिजियोग्राफी के 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। उनसे पहला था हिमालयन माउंटेन, दूसरा था नदन प्लेन्स। अब हम तीसरे टॉपिक में आ चुके हैं, द पेनिसुलर प्लेटो। पेनिसुलर प्लेटो की बात करें तो 150 मीटर रिवर प्लेन से ऊपर हैं। उसके अलावा इनके अगर बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज है, ईस्ट में जो है राजमहल हिल्स है, वेस्ट में जो है गिरी रेंज है और साउथ में कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स को हम वेस्टर्न घाट्स के भी नाम से जानते हैं। उसके अलावा ये ईस्ट में शिलोंग और कर्बी एनालॉग प्लेटो तक इन्हीं का एक्सटेंशन है। ये देखिए पेनिसुलर प्लेटो हो गया इधर, इसका एक्सटेंशन इधर भी है मेघालय प्लेटो तक, क्योंकि मालदा फॉल्ट की वजह से यहाँ कुछ इसकी कनेक्टिविटी कम हो गई, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से ख़त्म हो गई, लेकिन ये इसी का एक्सटेंशन इधर मेघालय प्लेटो में भी देखने को मिलता है। अगर हम पेनिसुलर प्लेटो की बात करें तो पेनिसुलर प्लेटो एक काफ़ी बड़ी बॉडी है, लेकिन ये सिंपली एक बॉडी नहीं है, कई सारे प्लेटो से मिलकर के बनी है। वो प्लेटो है हजारीबाग प्लेटो, पलामू प्लेटो, रांची प्लेटो, माला प्लेटो, कमटोर प्लेटो और कर्नाटका प्लेटो। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो नदियाँ वेस्टर्न घाट्स से जो निकलती हैं वो जनरली ईस्ट की ओर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। वो इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि क्योंकि जो पेनिसुलर प्लेटो का जो ओरिएंटेशन, जो एलिवेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर है। कहने का मतलब अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इस तरह का, तो ये वेस्ट साइड में ये जो पेनिसुलर प्लेटो है ये उठा हुआ है, ईस्ट साइड को झुका हुआ है। इसी वजह से ज़्यादातर नदियाँ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो होती हैं। डिसाइड द फ्लो ऑफ रिवर्स, ये जो इसका एलिवेशन है ये डिसाइड करता है कि नदी किस ओर फ्लो करेंगी। उसके अलावा इस रीजन में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि टॉर्स हो गया। टॉर्स को अगर से आपने चट्टान देखे, चट्टान के पास छोटी छोटी चट्टान रहती है, कई सारे एक जो छोटा रॉक होता है कई सारे रॉक से घिरा होता है। उसके अलावा इधर ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि जब कभी सरफेस के अंदर दो टेक्टोनिक्स प्लेट टकराती है तो उनके बीच का एक रीजन जो होता है उसमें माउंटेन क्रिएट होता है, इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। उसके अलावा इधर हमकी हिल्स भी होते हैं, छोटे छोटे कई सारे छोटे हिल होते हैं। ये देखिए टॉर्स हो गया, ये छोटे छोटे कई सारी चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये माउंटेन ब्लॉक है, ये हो गया हमकी हिल हो गए, छोटे छोटे देखे कई सारे माउंटेन है, टीले टाइप का बोल सकते हैं। उसके अलावा ये स्पर है, ये रीजन जो आप देख रहे हैं ये पूरे स्पर है। पेनिसुलर प्लेटो में ही भीमा फॉल्ट है। भीमा फॉल्ट कहाँ प्रेजेंट है? भीमा फॉल्ट प्रेजेंट है महाराष्ट्र में भीमा फॉल्ट प्रेजेंट है। उसके अलावा पेनिसुलर प्लेटो के कुछ खास रिवाइंस है जो फेमस है, वो कहाँ का रिवाइंस है? वो चंबल के हैं, विंड के हैं और मुरैना के हैं। ये रिवाइंस है। रिवाइंस पे तो बीहड़ जो फेमस है। अभी बीहड़ क्यों फेमस है? ये देखिए ये रिवाइंस है, ये बीहड़ आप इनको बोलते हैं। चंबल, भिंड, मुरैना के बीहड़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रिवाइंस क्यों? क्योंकि अगर आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो उसमें क्या करते थे, डाकू वगैरह इन्हीं रीजन्स में आकर छुप जाते थे, तो उनको मारना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो इसी वजह से जो पेनिसुलर प्लेटो का ही पार्ट है, तो इस वजह से फेमस है ये रिवाइंस। अगर हम पेनिसुलर प्लेटो की बात करें तो पेनिसुलर प्लेटो बेसिकली 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है: डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। ये पूरा का पूरा रीजन हो गया डेक्कन प्लेटो, जो हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, और यह हो गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटोस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डेक्कन प्लेटो के बारे में। डेक्कन प्लेटो जो है वेस्ट में वेस्टर्न घाट से, ईस्ट में ईस्टर्न घाट से, वहीं नॉर्थ है बात करें सतपुड़ा, मैकाल और महादेव हिल से घिरा हुआ है। वेस्टर्न घाट को लोकली कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में से सह्याद्री के नाम से जानते हैं,
कर्नाटका में इसे नीलगिरी हिल्स, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। वहीं केरला में बात करें तो अन्नामलाई हिल और कार्डम हिल्स के नाम से जानते हैं वेस्टर्न घाट्स को। और इसके अलावा अन्नामलाई हिल्स में प्रेजेंट अनाईमुदी जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो का सबसे ऊंचा रीजन है। अब जैसे कि आप देखते हैं मैप में, इस तरह का आप कुछ मैप देखते हैं इंडिया का, तो इधर साइड आपको दिख जाएंगे वेस्टर्न घाट्स, इधर साइड आपको दिख जाएंगे ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो दोनों जहाँ कर मिलते हैं, इधर लास्ट पॉइंट पर जहाँ कर मिलते हैं, वो रीजन कौन सा, वो रीजन नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स में आकर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर मिल जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो का जो दूसरा सब डिवीजन है वह सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जो वेस्ट में अरावली रेंज, वहीं नॉर्थ में डेक्कन प्लेटो, नॉर्थ में जो है डेक्कन प्लेटो का जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट जो है सतपुर रेंज, वह इसकी बाउंड्री बनाती है। उसके अलावा अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो जैसलमेर में जो आपको डेजर्ट एरिया दिखाई देता है वो इसका एक्सटेंशन माना जाता है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन वो डेजर्ट में चेंज हो गया है। तो इस रीजन में क्या होता है, सैंड डून्स पाए जाते हैं। सैंड डून्स का एक टाइप है बारचंस। अब बारचंस किस तरह का दिखता है, बारचंस में बेसिकली सैंड डून्स क्या होता है, रेत के टीले, इस तरह कुछ रेत के टीले बन जाते हैं तो उन्हें सैंड डून्स बोलते हैं। लेकिन बारचंस कुछ स्पेशल सैंड डून्स होता है, इसका एक साइड तो ये पूरा का पूरा एलिवेटेड होता है, लेकिन दूसरा साइड ये पूरा खाली रहता है, उसे हम सैंड डून्स बोलते हैं, उसे हम बारचंस बोलते हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड्स में मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं जो कि हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे मार्बल है, मार्बल कहाँ पाई जाती है, मार्बल बेसिकली भेड़ाघाट, जबलपुर के भेड़ाघाट, एमपी के जबलपुर के भेड़ाघाट में पाई जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये काफ़ी सॉफ्ट रॉक होता है, इसके अलावा स्लेट और जेनाइस, ये तीनों रॉक पाए जाते हैं, ये रॉक के टाइप हैं। तो ये कुछ सेंट्रल हाईलैंड कुछ फेमस फीचर्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, राजमहल हिल्स तक, झारखंड के राजमहल हिल्स तक इसका एक्सटेंशन है। अब पेनिनसुलर प्लेटो का जो लास्ट जो सब डिवीजन है वह नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। जैसे कि आपको पता है कि तो अलग से तो आया नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ये किसका एक्सटेंशन है, ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक्सटेंशन है। अभी बना कब, ये सेपरेट कब हुआ, जब अपनी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इसकी वजह से फॉल्ट जनरेट हुआ। कौन सा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट जनरेट हुआ, उसकी वजह से ये मेन पेनिनसुलर प्लेटो से अलग हो गया, पेनिनसुलर प्लेटो से अलग हो गया। और वो जो फॉल्ट था बाद में कई सारे रिवर्स के द्वारा फिल कर दिया गया। वो जो फॉल्ट था, वो जो डिप्रेशन था, वो कई सारी नदियों के द्वारा फुलफिल कर दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेघालय प्लेटो है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो है, कई सारे सब डिवीजन प्लेटो में डिवाइड, जैसे गारो हिल्स हो गया, खासी हिल्स हो गया, जनेटिया हिल्स हो गया। और ये क्या है, ये नाम किस बेस पे दिए गए, ये नेम बेसिकली उधर के ट्राइबल ग्रुप होते हैं, ये ट्राइबल ग्रुप होता है, गारो हो गए, खासी हो गए और जेनेटिया हो गए, ये उधर के ट्राइबल ग्रुप्स हो गए। तो इन्हीं ग्रुप्स के नाम पर इसे मेघालय प्लेटो को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने फिजियोग्राफी के 3 पोर्शन कवर कर लिए। पहला हमने कवर किया हिमालयन माउंटेन रीजन, दूसरा हमने कवर किया नदर्न प्लेन, तीसरा हमने कवर किया पेनिनसुलर प्लेटो। अब चौथा रीजन कौन सा आ गया, द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है, ये जो अरावली हिल्स है मतलब दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। अब अपने इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ तकरीबन 800 से 1000 मिलीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन ये जो अपना इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है वहाँ 150 mm तक ही बारिश होती है। इसी वजह से इसे हम मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं, मरने वाला स्थल, इसे मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मेसोइक कीड़ा में कभी यहाँ समंदर वगैरह हुआ करता था। अभी ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे लकड़ियों के फॉसिल पार्क हैं, वहीं मरीन डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं ब्रह्मसार में, जैसलमेर के पास में। तो लकड़ियों के जो ये फॉसिल में मिले हैं और कई सारे मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं, इसकी वजह से माना जाता है यहाँ कभी समंदर हुआ करता था, क्योंकि ये लकड़ियाँ जो हैं वो समंदर के किनारे होंगी, क्योंकि कहाँ होंगी, जहाँ पानी होगा। रेगिस्तान में तो लकड़ियाँ होंगी नहीं। तो अगर हम उसे देखना चाहें तो इस तरह के कुछ लकड़ियों को फॉसिल्स देखने को मिलते हैं जो कि पत्थर की तरह बिल्कुल चेंज हो गए। ये देखिए लकड़ियों के कुछ फॉसिल्स है। उसके अलावा ये कुछ मरीन डिपॉजिट्स भी हैं जो कि हमें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ब्रह्मसार रीजन में मिले हैं। उसके अलावा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कुछ फीचर क्या है, फीचर है मशरूम रॉक्स हो गई, शिफ्टिंग ड्यून्स हो गया और ओएसिस हो गया। अब अगर हम तीनों के बारे में बात करें, मशरूम रॉक, शिफ्टिंग ड्यून्स, ओएसिस, तो क्या होते हैं। मशरूम रॉक क्या होती है, ये इस तरह का मशरूम
मशरूम की तरह का स्ट्रक्चर जो होता है उसे मशरूम रॉक बोलते हैं। लेकिन ये रॉक पहले पूरी हुआ करती थी, इस तरह की पूरी रॉक हुआ करती है। लेकिन चूँकि यहाँ रेत के तूफान आते रहते हैं तो रेत के तूफान इन चट्टान को धीरे धीरे, चूँकि सरफेस पे फ्लो करते हैं, नीचे नीचे फ्लो करते हैं, तो ये धीरे धीरे पूरे चट्टान को, इस अच्छी खासी बड़ी चट्टान को पूरा कट कर देते हैं। तो एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरह कट जाती है ये पूरी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का कट जाता है। एक बड़ी रॉक देखिए कैसे मशरूम लाइक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसके अलावा अगर हम ओएसिस की बात करें तो ओएसिस क्या होता है, जनरली हमें डेजर्ट रीजन में कहीं भी पानी का कोई सोर्स दिखाई नहीं देता, कोई सोर्स नहीं होता। लेकिन ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी या आर्टिफिशियल एक्टिविटी अगर हमने किसी भी डेजर्ट एरिया में कोई वाटर सोर्स क्रिएट कर लिया और उसके पास पेड़ पौधे वगैरह हमने इस तरह का पैदा कर लिया, मतलब बेसिकली अगर हम वाटर सोर्स क्रिएट कर लेंगे तो पेड़ पौधे वगैरह तो आ ही जाएंगे। तो इसी रीजन को, मतलब ड्राई डेजर्ट एरिया में अगर कोई वाटर सोर्स, एक फर्टाइल एरिया अगर आ जाता है, ड्राई डेजर्ट रीजन में अगर कोई फर्टाइल रीजन आ जाता है जहाँ वाटर सोर्स वगैरह उपलब्ध होते हैं, उसे हम ओएसिस के नाम से जानते हैं। अभी जो अपना डेजर्ट है ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। एक वो जिसकी स्लोप सिंध की ओर है, नदन पार्ट, और दूसरा जो सदन जो है जिसकी स्लोप है रन ऑफ कच्छ की ओर। अब यहाँ जितनी भी नदियाँ बेसिकली बहती हैं वो क्या होती हैं, अल्पकालिक होती हैं। चूँकि ये थोड़ी दूर बहती हैं लेकिन ज़्यादा दूर बहने के लिए क्या चाहिए, फिर से पानी की सप्लाई चाहिए। लेकिन चूँकि रेगिस्तान मरुस्थल वगैरह ये बहते हैं तो इनका कुछ पानी का सोर्स होता है, तो बस बरसात के समय में ये जीवित हो जाती हैं। ये बरसात के ख़त्म होते ही, जैसे धीरे धीरे बरसात खत्म होते वैसे ये नदियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। और नदियाँ ख़त्म कहाँ होती है, ये नदियाँ जैसे कि अरब सागर तक पहुँच नहीं पाते, उसके पहले ही ये इनलेट वाटर सोर्स लाइक लेक और प्लाय में जा कर के मिल जाती हैं, लेक और प्लाय में जा कर के मिल जाती हैं। और इन्हीं प्लाय या लेक से क्या निकालते हैं, ये डेजर्ट एरिया के लोग जो होते हैं वो सॉल्ट निकालते हैं। तो जियोग्राफी का हमने चौथा रीजन भी कवर कर लिया। हम पांचवें रीजन में आ गए तो कोस्टल लाइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल। वेस्टर्न कोस्टल क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया का इसी तरह का कुछ मैप लेते हैं, ये इस तरह का मैप लेते हैं, तो ये वाला जो एरिया हो गया इसे वेस्टर्न कोस्टल बोलते हैं। ये वाला जो एरिया हो गया ये ईस्टर्न कोस्टल बोलते हैं। अब वेस्टर्न कोस्टल क्या होता है, चूँकि इधर नदियाँ बहती ही नहीं हैं, तो इधर नदियाँ बहेंगे नहीं तो डेल्टा बनेंगे नहीं। तो कहने का मतलब जैसे आप इधर से नीचे उतरेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो ईस्टर्न कोस्ट होते हैं वो इमर्जन कोस्ट होते हैं, मतलब इनके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इधर गुड पोर्ट और हार्बर्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इधर के जो डेल्टाज हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। डेल्टा इसलिए डेवलप्ड हैं क्योंकि इधर काफ़ी सारी नदियाँ आकर के फ्लो होती हैं। इधर वेस्टर्न घाट से चलते हैं वो आकर के इधर ईस्टर्न कोस्ट में आकर के मिल जाती हैं। ईस्टर्न कोस्ट होते हुए बे ऑफ बंगाल मिल जाते हैं। इस वजह से इधर काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं। अब हम फिजियोग्राफी के अपने आखिरी टॉपिक आइलैंड में आ चुके हैं। बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास दो आइलैंड है। एक आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, दूसरा आइलैंड जो रीजन सी में प्रेजेंट है। जो बे ऑफ बंगाल में है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार, और जो अरेबियन सी में है वह है लक्षद्वीप। अगर हम बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो इसमें 532 आइलैंड है और जिनका जो एक्सटेंशन है वो 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ में है। उसके अलावा 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट तक इनका एक्सटेंशन है। इसके अलावा अगर हम इन आइलैंड्स की बात करें, इनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ अंडमान एंड साउथ में निकोबार। नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार, इन दोनों को मिलाकर हमें साथ में अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। अब ये दोनों आइलैंड है ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट हैं। 10 डिग्री चैनल का क्या मतलब है, ये देखिए ये आपका ये रीजन हो गया ये पूरा का पूरा अंडमान और ये रीजन हो गया आपका निकोबार आइलैंड। तो ये जैसे कि ये जो एरिया होता है इसे 10 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। डिग्री ऊपर 11 है, ये बीच में क्या हो जाता है 10 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया 10 डिग्री नॉर्थ
लेटीट्यूड, तो 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से दोनों के दोनों, इसीलिए इनसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो इस चैनल से सेपरेट हो जाते हैं। निकोबार आइलैंड में हमारे पास एक बैरन आइलैंड भी है। बैरन आइलैंड जो है वह भी एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा इन आइलैंड एरिया में जो होता है वह कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ये हमने बात की अंडमान निकोबार की। अब हम बात करेंगे अरेबियन सी में पुलिन, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बारे में। इनका जो, अगर हम इनके एक्सटेंशन की बात करें तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड में इसे से एक्सटेंड करते हैं। अब इनका जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन किस वजह से मतलब ये बने हैं बेसिकली कोरल डिपॉजिट्स की वजह से। और अगर हम नंबर ऑफ़ आइलैंड की बात करें तो 36 आइलैंड को मिल करके बने हैं और इनमें से 11 में जो है लोग रहते हैं। उसके अलावा बाकी में 25 में लोग नहीं रहते। और इनमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड। और अगर हम बात करें अमिनी और केनानोर आइलैंड के तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। ये देखिए 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, यहाँ हो गया 10 डिग्री चैनल। तो यहीं से एमिनी और केनानोर जो है ये 2 आइलैंड सेपरेट किए जाते हैं। मेजर जो आइलैंड है इन्हीं के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।